तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज ये कैसे खोल रही हो, तुम आंखों से बोल रही हो। जादू आती है तुमको सारे, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे। तो आइए देखते हैं आज हम सीडीपी सीटेट में जो पूछे जाते हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का सिद्धांत, और यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो आज के क्लास में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है आपका बुद्धि क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, बुद्धि की विशेषताएं क्या है, आईक्यू क्या होता है, आईक्यू का सूत्र क्या होता है, एक कारक सिद्धांत जो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया है वह क्या होती है, और लास्ट में हम लोग अभ्यास प्रश्न कुछ देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि बुद्धि क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो ध्यान दीजिएगा, जो बुद्धि होती है वह अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग मान्यताएं दी गई हैं। हम अपने रोजमर्रा के काम में बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यह सभी को पता भी है। और बुद्धि को हम बोलचाल, सोचना, सीखना, तर्क देना आदि के प्रति प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। और बुद्धि पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। जैसे विनय ने कहा कि अच्छी तरह निर्णय करने, अच्छी तरह बाध्य करने और अच्छी तरह तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि होती है उसी के। लेकिन स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जो व्यक्ति को चैतन्य रूप से अपनी विचार प्रक्रिया को नवीन आवश्यकताओं से समायोजित करने में सहायता करती है। लेकिन थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। लेकिन जानते हैं थोड़ा सा कि बुद्धि होती क्या है वास्तव में। तो जनरली समझिएगा कि हमारे अंदर एक प्रकार की क्षमता होती है जो हम किसी भी वातावरण के साथ अपने आप को समन्वय कर लेते, समायोजन कर लेते, समायोजित कर लेते, या उसके अनुरूप ही अपने आप को बना लेते हैं, वही हमारा बुद्धि कहलाता है। यानी द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। हम कह सकते हैं कि बुद्धि जो होती है कि ऐसी क्षमता होती है जो करती क्या है, तो हमारे नॉलेज को एक्वायर करने में, यानी उसको ग्रहण करने में, उसे अप्लाई करने में और अपने कौशल को, स्किल्स को प्रयोग करने में या लागू करने में हमारी क्षमता को प्रदर्शित करती है। यानी बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो ज्ञान को ग्रहण एवं लागू करने में हमारी मदद करती है। यानी कह सकते हैं कि एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू गेट नॉलेज और एबिलिटी टू अप्लाई स्किल्स इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। यानी हम बुद्धिमान किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति जो होते हैं अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को जोड़ लेता है, समन्वय कर लेता है, समायोजन कर लेता है, तो हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति जो है बुद्धिमान है। नहीं तो कहते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। यानी बुद्धि होने का जो तर्क है वह एक ही अर्थ में है, अपने आप को एडजस्ट करने लेना अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, वातावरण के अनुसार, चाहे वह कहीं भी हो, किसी जगह का हो। दूसरी बात, बुद्धि के बारे में अनेकों मत दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जो होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट होता है। यानी बुद्धि जो होती है एक अमूर्त अवधारणा। अमूर्त किसको कहते हैं, एक ऐसी अवधारणा जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है। अमूर्त, अमूर्त वैसी चीजें होती है जो हमारे टच, यानी हमारे कह सकते हो कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, तो हम क्या करते हैं, उसकी एबिलिटी को, उसकी क्षमता को, उसके ज्ञान को और उसको ज्ञान को लागू करने की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं, और हम कह देते हैं कि अब व्यक्ति जो है से क्या है, ज्ञानी है या बुद्धिमान है। लेकिन क्या हम छू कर बता सकते हैं कि किसके अंदर जो है कितना ज्ञान है या वह किस हद तक का ज्ञान रखता है? तो नहीं कर सकते, उसे केवल अनुभव करते हैं। तो जो बुद्धि होती है एक अमूर्त अवधारणा होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होती है। और दूसरी बात समझिएगा कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस में आपने देखा कि एबिलिटी टू एक्वायर एंड
अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। यानी और कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, एक अमूर्त अवधारणा है जिसे हम देख नहीं सकते, मूर्त नहीं होता है। इंटेलिजेंस जो शब्द है, बुद्धि जो शब्द है, वह लैटिन के वर्ड इंटेलिजियर या इंटेलिजेंसिया से आया है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। यानी समझने की योग्यता ही कहलाती है आपकी बुद्धि। वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजन करना या अपने आप को समन्वय कर लेना या अपने आप को जोड़ लेना, ये सारा जो है, यही जो क्षमता वही कहलाती है हमारी बुद्धि। यानी इतना लेक्चर देने के बाद मैं एक लाइन में आपको समझा दूं तो सिंपल समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जाता है या किसी भी वातावरण में जाता है या किसी स्किल्स को प्रदर्शित करने जाता है और वहां के वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेता है, जोड़ लेता है, समायोजन कर लेता है, उसे किसी के साथ मन मुटाव नहीं हो पाता है, वह प्रेम भावना रखता है सबसे जुड़कर, तो हम कहते हैं कि यह बुद्धि है। दूसरी बात ये जो है बुद्धि है क्या? सीखने की क्षमता, एबिलिटी टू लर्न। अमूर्त तर्क क्षमता लगाना, यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होता है, जो आप अमूर्त एक लॉजिक लगाते हैं, एक तर्क लगाते हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, वही आपकी कहलाती है बुद्धि। यानी बुद्धि जो होता है एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है। और याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त जो रीजनिंग होता है, तर्क लगाने की क्षमता होती है, वह उसके महानता को प्रदर्शित करता है। अगर कोई व्यक्ति जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगा लेता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर लेता है, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है काफी बुद्धिमान व्यक्ति है। दूसरी बात समझिएगा, एक चीज और है कि बुद्धि के बारे में, कि बुद्धि कोई साधारण चीज नहीं होती है। यह एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी कंसेप्ट है जो किसी भी व्यक्ति को क्या करता है कि वह समझदार बनाने का प्रयास करता है या अपने आप को किसी के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है या क्षमता है। तो बस ध्यान रखिएगा कि जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी वातावरण में जाते हैं और उसके अनुकूल हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि बुद्धि है। बुद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस में देखते हैं। सिंपल समझिएगा कि समस्या को हल करने की या प्रतिदिन के जीवन की घटना से सीखने एवं वातावरण के साथ जो आप अनुकूल हो जाते हैं या उसके समन्वय कर लेते हैं या उसे जोड़ लेते हैं, वह जो क्षमता होती है उसे भी हम लोग बुद्धि कहते हैं। दूसरा, अपने अनुभवों से सीखना भी एक प्रकार का बुद्धि है। जो आपके पास एक्सपीरियंस है और उससे आप जो लर्निंग करते हैं, वह भी आपके इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का संकेत है। देखिएगा, सृजनात्मक में क्या होता है कि कुछ नया करने की क्षमता या कुछ अलग हटकर करने की क्षमता। तो सृजनात्मक एवं एक दूसरे के साथ कैसा संवाद करते, आप दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे बातें करते हैं, कैसे उसके साथ संवाद करते हैं, कैसे संचार करते हैं, वह भी आपका बुद्धि का ही सूचक होता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आपके समझने की, आपके कारण देने की क्षमता, ये सारा का सारा बुद्धि ही कहलाती है। यानी देखिएगा, भाषा जो होता है इससे क्या होता है, लैंग्वेज जो होता है वह एक प्रकार का चिन्ह होता है, सिंबल्स होता है। यानी भाषा जो होती है एक प्रकार का प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। तो दूसरे संकेतों को देखकर समझने की क्षमता जो होती है वह भी आपकी बुद्धि ही कहलाती है। यानी सिंपल वे में हम लोग कहें तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक ऐसा टर्म है जो हम अपने अनुभव के द्वारा, अपने या दूसरे संकेतों के द्वारा या दूसरे के साथ बातचीत करके, संवाद करके जो आप निकालते हैं निर्णय या जो उनके साथ व्यवहार करते हैं, वही आपका बुद्धि कहलाता है। वैसे इसकी तो बहुत सारे आपकी विशेषताएं हो सकती है, अलग लोगों का या अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, लेकिन ये सब बातें जो है से काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अब आईक्यू के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आइए बुद्धि के आगे हम लोग देखते हैं आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को मापने का प्रयास किया और वह इसलिए मापना चाहता था कि कौन सा व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, कौन कितना ज्यादा तेज है। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रयास किया और वह प्रयास किया किसके द्वारा, आईक्यू के द्वारा। तो सबसे पहले आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि जो होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। लेकिन सबसे पहले आईक्यू का जो सूत्र देने का काम किया था उसका नाम था स्टर्न, जो 1912 ईस्वी में दिया था। और वह जो फॉर्मूला दिया था उस समय
MA/CA दिया था, IQ बराबर यानी बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जिसमें 100 का जिक्र नहीं किया था। किसने? स्टर्न ने 1912 में। तो सिंपल याद रखिएगा, पूछेगा कि बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया, तो स्टर्न ने दिया था। कब दिया? 1912 ईस्वी में, जिसमें 100 का जिक्र नहीं था। ध्यान दीजिएगा यहां पे। लेकिन 1916 ईस्वी में IQ का सूत्र, जिसमें 100 का गुना किया, यानी 100 से गुणनफल, 100 से गुना करके एक फॉर्मूला, स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला दिया, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। वह काम था 1916 में टर्मन के द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने दिया। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक मानक सूत्र जो दिया, जिसमें 100 से गुना करके दिया, वह देने का काम किया टर्मन ने। लेकिन आपको पता है कि 1905 ईस्वी में ही मेंटल एज यानी मानसिक आयु का जो एक सिद्धांत था, कंसेप्ट था, वह अल्फ्रेड बिने एवं साइमन के द्वारा दे दिया गया था। यहां पे देखिए, IQ का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। MA का होता है मेंटल एज यानी मानसिक आयु। CA क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे वास्तविक आयु कहते हैं हम लोग। और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100। तो ये फॉर्मूला आप है, यहां पे समझिएगा। अब यहां से सवाल उठता है कि मानसिक आयु क्या होता है, वास्तविक आयु क्या होता है। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जब जन्म हुआ उस समय से लेकर और आज तक कितने वर्ष के हैं, वह आपका वास्तविक आयु कहलाता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई 8 वर्ष का बच्चा और 12 वर्ष के बच्चे के जैसा वह सोच रहा है, समझ रहा है, और उसकी समस्या समाधान करने की क्षमता अगर उसमें आ गई है, तो वह उसका मानसिक आयु कहलाता है। यानी मेंटली एज वह एज होता है जो बच्चे की जो वास्तविक आयु है। मान लीजिए कि अगर आप 16 साल के या 18 साल के, और आपके सोचने की क्षमता या तो 20, 22, 24 साल का हो जाए, या नीचे आ जाइए 12 साल का या 10 साल का हो जाए, तो उसी को हम मानसिक आयु कहते हैं। यानी वास्तविक आयु से कम होना या ज्यादा होना ही आपका कहलाता है मानसिक आयु। तो बस ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं IQ टेबल के बारे में। ऐसे IQ टेबल मैंने पिछले इंटेलिजेंस चैप्टर जो पढ़ाया उसमें पूरा बता दिया है, आप देख सकते हैं, वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया। देखिए, IQ टेबल जनरली जो होता है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, 0 से लेकर 24 तक जिसका IQ होता है बुद्धि लब्धि, वह मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। 90 से 110 होता है वो औसत माने जाते हैं, और 70 से 90 जो होते हैं उसको सीमांत माने जाते हैं, और 120 प्लस या 140 प्लस होते हैं वो टैलेंटेड या जीनियस या प्रतिभाशाली जाने जाते हैं। तो वो IQ टेबल आप यहां तक ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग आज बात करते हैं एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में। सबसे पहले यूनिफैक्टर थ्योरी को देने का जो काम किया था उसका नाम था अल्फ्रेड विने थे। यानी एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड विने ने किया, और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वह टर्मन, स्टर्न, एबिंगहॉस जैसे मनोवैज्ञानिकों का है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, मतलब बुद्धि को और अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है, और इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को भी प्रभावित करती है। यानी सिंपल वे में हम कहे तो कह सकते हैं कि बुद्धि जो हमारा एक कारक सिद्धांत वो होता क्या है, तो यह जो होता है, यानी एक कारक सिद्धांत के बारे में विने ने कहा कि बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना गया। जैसे हमारे पास बहुत सारी योग्यता होती है, सोचने की, समझने की, वातावरण के साथ अपना ढालने की, तो ये सारा जो होता है योग्यताओं का एक समुच्चय होता है बुद्धि, जिसका उपयोग व्यक्ति पर्यावरण में स्थित किसी एक अथवा समस्त समस्याओं का समाधान करने में किया जा सकता है। एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी जिसे आप देख रहे हैं, अल्फ्रेड विने ने बात की मोनोफैक्टर, यूनिफैक्टर या एक कारक या एक तत्व बुद्धि सिद्धांत, या इसी को हम लोग सिंगल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। उन्होंने कहा, अल्फ्रेड विने ने कहा कि हर व्यक्ति या मनुष्य जो होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं मनुष्य, उसमें क्या होता है, एक जी फैक्टर होता है जो उसे जन्म से मिलती है, जिसे हम जनरल फैक्टर भी कहते हैं, सामान्य कारक भी कहते हैं। और वही जो जी फैक्टर होता है वह मनुष्य को क्या करता है,
कि उसे बुद्धिमान ज्यादा होने में सहायक होता है। अल्फ्रेड बिने ने 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट फ्रांस में की थी, यानी फ्रांस की सरकार ने अल्फ्रेड बिने को कहा था कि आप जाइए और बच्चे का पता लगाइए कि किसके पास कितना बुद्धि है, और कैसे पता लगाएंगे इसके लिए उन्होंने एक टेस्ट किया था। वहां पे मेंटल एज का कंसेप्ट जो है सो वो भी देने का काम कौन करेगा, मानसिक जो आयु है उसका जो अवधारणा है, सिद्धांत है, वह अल्फ्रेड बिने ने ही दिया था। और फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है किसको, अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। देखिएगा अल्फ्रेड बिने का कहना था कि जितने भी मनुष्य या प्राणी होते हैं उसमें क्या होता है, जी फैक्टर होता है, यानी आपकी जो बुद्धि होता है उसमें एक जी फैक्टर काम करता है जो हर प्रकार के कार्यों में आपकी सहायता करती है। चाहे वो आप अमूर्त चिंतन कर रहे हो, चाहे आप जो है से किसी चीज को समझ रहे हैं या तर्क लगा रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, तो हर चीज में आपका जी फैक्टर जो होता है से उत्तरदायित्व होता है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति का जी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसका अन्य कार्यों की करने की क्षमता भी उतना ही ज्यादा होगी। जी फैक्टर अगर कम होगा तो अन्य कार्य करने की भी क्षमताएं कम होगी। यानी आपके जो मेंटल एबिलिटी होती है, जो आपकी मानसिक क्षमता होती है, वो पूरी तरह से निर्भर करती है अल्फ्रेड बिने के अनुसार जी फैक्टर पर। जी कारक जो होता है, कैसा कारक होता है, जो आपके हर कार्यों में हिस्सा लेती है, हर कार्यों में आपको सहायता पहुंचाती है। जैसे अगर आप म्यूजिक सीखते हैं यानी संगीत सीखते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाते हैं, या आप टिकटॉक बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उन शब्दों में क्या होता है, जी फैक्टर होता है। और जिसका जितना ज्यादा जी फैक्टर अच्छा होगा उसका अन्य कार्य भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। यानी कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों में या बुद्धि में एक ऐसा तत्व होता है जी, जनरल फैक्टर, सामान्य कारक, जो सभी जगह काम करता है। यानी अगर आपके पास जी फैक्टर कमजोर है तो अन्य कार्य भी कमजोर होगा। अगर आप बुद्धिमान है तो आपका जी फैक्टर अच्छा होगा, और अगर आप मूर्ख है तो आपका जी फैक्टर जो होगा से बहुत ही कम होगा। लेकिन इस पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो किसी काम में महारत होते हैं, तो क्या उसका अन्य कार्यों में महारत नहीं, तो क्या वो बुद्धि नहीं है उसके पास। अल्फ्रेड बिने कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक कार्य में महारत है तो वो बहुत सारे कार्यों में भी महारत होंगे। यानी सभी व्यक्तियों के अंदर जो होता है जी फैक्टर जो होता है, जनरल फैक्टर होता है, यह निर्धारित करता है कि आप किसी कार्य को कितना तेजी से करेंगे या कितना आप बुद्धिमान है। लेकिन इन सिद्धांत का बहुत ही आलोचना किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान है तो वह हर जगह पर या हर जगह पर असफल है। यानी या तो हर जगह पे बुद्धिमान है या हर जगह पर क्या है, असफल है। यानी अगर आप बुद्धिमान हैं तो हर जगह पे बुद्धिमान होंगे, और असफल है तो हर जगह पे असफल होंगे। ये डिपेंड करेगा किस पर, जी फैक्टर पर। यानी व्यक्ति या तो बुद्धिमान है या हर जगह पे असफल है। कहने का अर्थ क्या है, यानी आपका जो जी फैक्टर अगर अच्छा है, आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो यह जो है हर क्षेत्रों में आपका काम करेगा। आप क्रिकेट में भी अच्छे हो जाएंगे, संगीत में भी अच्छे हो जाएंगे, आप दौड़ने में भी अच्छे हो जाएंगे। यानी अगर आप बुद्धिमान है तो हर जगह बुद्धिमान है, और अगर आप एक फील्ड में असफल है तो हर जगह पे असफल है। लेकिन इस पर क्रिटिक्स किया गया, आलोचना किया गया कि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। क्योंकि यदि एक क्षेत्र में कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो से गाना गाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है या खाना बनाने में बहुत ही अच्छा है, तो क्या दूसरी जगह पर वह असफल नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो इनकी जो थ्योरी थी वह ज्यादा काम नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जीत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि एक जगह पर बुद्धिमान होने का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरे जगह पे बुद्धिमान न होंगे या होंगे। यानी यह जो लागू होता है हर जगह पे लागू होता है। तो आइए हम लोग इस पर अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं कुछ यूनिफैक्टर थ्योरम से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का एक कारक यूनिफैक्टर थ्योरी, सिंगल फैक्टर थ्योरी या मोनोफैक्टर थ्योरी या एक कारक तत्व सिद्धांत जो है किसने दिया? बीने ने, टर्मन ने, गार्डनर ने, किम्बले ने। तो आप सभी को पता है कि यूनिफैक्टर थ्योरी जो देने का काम किया था वह अल्फ्रेड बिने ने दिया था। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया? बुद्धि का परीक्षण करने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था वो कौन था? स्टर्नबर्ग था, वेसलर था कि अल्फ्रेड बिने था? तो बुद्धि पर सबसे पहले जो परीक्षण करने वाला व्यक्ति था वो अल्फ्रेड बिने था। लेकिन याद रखिएगा,
आपसे पूछा जाएगा कि आईक्यू का सूत्र सबसे पहले किसने दिया, तो आप वहां पे लगाएंगे स्टर्न को लगाएंगे। लेकिन अगर कहेगा आईक्यू के फॉर्मूला में, सूत्र में 100 से गुना किसने किया, तो वहां पे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने ना, तो टर्मन ने दिया था। कथी बोल रही है, ओह बोला बोल रही है। चलिए, आईक्यू में कौन लगाया है, 100 कौन लगाया है, बेसल में लगा दिली। तो देखिएगा, यानी सबसे पहले जो बुद्धि का परीक्षण करने वाला था वह वेस्लर नहीं था, अल्फ्रेड विने था। आईक्यू का सूत्र सबसे पहले स्टर्न ने दिया और उस फार्मूला में 100 से जो गुना करने का काम किया वो किया था टर्मन ने। और मेंटल एबिलिटी, मेंटल एज जो है आपका, मानसिक जो आयु है, वह जो देने का जो काम किया था वो कौन किया था, अल्फ्रेड विने और शाइमन ने किया था। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में। बुद्धि क्या होता है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, कि सभी है। तो आप सभी को पता है कि जो बुद्धि होता है वह हमें सीखने की योग्यता होता है, एबिलिटी टू लर्न होता है, एबिलिटी टू थिंक होता है, एबिलिटी टू लॉजिक होता है, एबिलिटी टू अडेप्ट एनी इन्वायरमेंट, यानी और ये जो होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी होता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की भी योग्यता होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, केवल फील करते हैं, टच नहीं कर सकते। बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। ऑफकोर्स जो होता है वातावरण के साथ क्या करता है, वो अपने आप को ढालने का भी काम करता है। तो आपका आंसर जो होगा सभी होगा, यानी बिल्कुल सभी सही है। हम सभी अपने बुद्धि में, अभिप्रेरणा में, अपने रुचि में अलग है। देखिए, हम सभी अपने बुद्धि में, अभिप्रेरणा में, रुचि में सभी अलग है। यह कौन सा सिद्धांत है, क्या बुद्धि का सिद्धांत, क्या बुद्धि हमको कहता है कि हम अलग अलग होते हैं, क्या आनुवंशिकता, क्या यह जन्म से ही मिलती है, क्या वातावरण या व्यक्तिगत भिन्नता। तो हम सभी को पता है कि हर व्यक्ति जो होते हैं, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं, उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उसमें बुद्धि में, अभिप्रेरणा में, रुचि में, रंग में, आकार में, बनावट में। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। कौन सी कौशल सांवेगिक बुद्धि से जुड़ी हुई है, आप ही बताएं। सांवेगिक, इमोशनल इंटेलिजेंस से कौन जुड़ी हुई है, क्या स्मृति, क्या आपकी यादाश्त, गतिक प्रक्रिया की समानुभूति। तो समानुभूति, इसे हम इंपैथाइजिंग कहते हैं। इंपैथाइजिंग होता क्या है कि आप दूसरे के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, यानी दूसरे के शूज में जाकर आप किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, वही कहलाता है आपका समानुभूति। तो ध्यान रखिएगा, आज का क्लास बस इतना ही रखेंगे और यूनिफैक्टर थ्योरी आपका समाप्त हुआ। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया थ्योरी लेकर। अभी तक आपने पढ़ा यूनिफैक्टर थ्योरी, उसके बाद द्विकारक भी आपने पढ़ा, द्विकारक या द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत, और आगे हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ऑल पे। लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।